हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं एम शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में चर्चा करें दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका हिंदी सब्जेक्ट है। और हिंदी में हम बात करेंगे दोस्तों कुछ नए प्रश्नों के साथ जो आपके पेपर में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिस प्रश्न पे टॉपिक करने वाले हैं दोस्तों वो तीसरी कसम यानी कहानी के तत्व के बारे में, यानी कि तीसरी कसम किसकी रचना है, किसके बारे में है बताया गया। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हिंदी गद्य का जितने भी छात्र छात्राएँ हैं बी थर्ड सेमेस्टर में एक हिंदी गद्य ले रखे हैं, यानी कि जिनका माइनर सब्जेक्ट है, उनके लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों कि इस तरीके से प्रश्न उनके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। यानी प्रश्न में हम किस तरीके से निहित होंगे, किस तरीके से हमें पढ़ना है, तो ज़रूर देखिए वीडियो के अंत तक। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबाइए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आइए रुख करते हैं प्रश्न में किस तरीके से हमें पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, अब हम चर्चा करने वाले हैं कुछ इस तरीके से प्रश्न होगा आपका। यहाँ पे आपका प्रश्न आएगा कि तीसरी कसम यानी उर्फ मारे गए गुलफाम, यानी तीसरी कसम में जो उर्फ बने कि उसके बारे में बताएगा कि मारे गए गुलफाम कहानी की समीक्षा और कहानी कला तत्वों के आधार पर कीजिए। इस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। और जो आंसर है वो आपको यहाँ पे हमने शॉर्ट कट कर आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें लिख के बताया है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में ज़रूर आएगा क्वेश्चन, और अंत तक ज़रूर देखिए कि ये जो प्रश्न है वो हर बार आपके पेपर में पूछा जाता है और आपके जो आने वाले विगत वर्ष के पेपर हैं उसमें भी ये पूछा जाएगा। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है कि तीसरी कसम यानी उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी की समीक्षा करना है और कहानी कला यानी तत्वों के आधार पर, यानी कि तत्व के जो उसके तत्व हैं उसके आधार पे हमें ये पढ़ना है। आंसर में आप लोग लिखेंगे दोस्तों कि फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कहानियों के प्रेरणा रहे हैं। जो फणीश्वर नाथ रेणु जी है वो आंचलिक कहानियों के प्रेषक हैं, यानी प्रेरणा यानी कि वो प्रेरणादायक हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में एक विशेष अंचल की निजी छवि और छवियाँ शक्ति और अशक्ति तथा प्राकृतिक विशेषताओं को उभारा है। यानी कि जो अंचल की जो निजी छवियाँ हैं उनकी और छवियाँ हैं और शक्ति और अशक्ति तथा प्राकृतिक विशेषताओं को उन्होंने विशेष रूप से उभारा है। अपनी प्रसिद्ध कहानी यानी तीसरी कसम में भी उन्होंने अपनी आंचलिकता को उभारने का प्रयास किया है। और तीसरी कसम में कहानी की समीक्षा कहानी कला के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? फर्स्ट नंबर है इसमें कथानक और कथावस्तु, कथानक अथवा कथावस्तु। अब हम चर्चा करें दोस्तों इसमें कि कथावस्तु क्या है। इसमें तीसरी कसम कहानी में प्रेम की एक गहरी पीड़ा है, यानी कि जो तीसरी कसम है हमारी कहानी उसमें एक प्रेम की गहरी पीड़ा बताया गया है इसमें, यानी जो इसका कथानक में बताया गया है जो तीसरी कसम है। और तीसरी कसम में जो कहानी बताई गई है ये गहरा एक प्रेम पीड़ा है और सामाजिक परिवेश में भी बड़ी जीवंतता और सघनता से उसके इर्द गिर्द बुना हुआ है। यानी कहने का मतलब यह है कि सामाजिक परिवेश में से इसकी जो जीवंतता है इसमें क्या है कि इसके यानी कि किनारे यानी अगल बगल दोनों सब से इसमें जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें गुथा हुआ चला गया है। और इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है अथवा नायक यानी हीरामन बैलगाड़ी वाला भोला भाला बिहारी युवक, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हीरामन था वो बैलगाड़ी है और ये भोला भाला कहाँ का रहने वाला है? बिहार का, एवं नेपाल में तस्करी का सामान ढोकर भारत लाता था। जो नेपाल से तस्करी का सामान हुआ करता था वो क्या करता था? वो नेपाल लेके आया करता था ढोकर के। एक बार एक सेठ के कपड़े की गांठें पकड़ी गई तो उसने रात के अंधेरे में अपने बैलों के साथ भागकर जान बचाई। तब उसने पहली कसम खाई थी। कौन सी पहली कसम खाई थी? उन्होंने पहली कसम खाई थी उसने कि वह कभी तस्करी का माल नहीं ढोएगा। इसके बाद क्या आता है दोस्तों? इसके बाद हीरामन जानवरों की ढुलाई करने लगा और वह बांस ढोता था। यानी जब उन्होंने जानवरों की ढुलाई करने लगा और वह बांस भी ढोता, यानी कि बांस जो होते हैं, अभी बांस आप जानते ही हैं, बांस भी ढोता था, जिससे उसे बड़ी परेशानी होती थी।
एक दिन वह अपनी गाड़ी में बांस लाद कर ले जा रहा था और बाकी प्रेरणा रहे हैं, लाद कर जा रहा था। इन्होंने अपनी कहानियों में एक विशेष अंचल की अपनी निजी छवियां और अछवियां, शक्ति और अशक्ति, प्राकृतिक विशेषताओं को उभारा है और अपनी प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम में भी उन्होंने अपनी आंचलिकता को उभारने का प्रयास किया है। तीसरी कसम कहानी की जो समीक्षा है वो कहानी कला के प्रमुख तत्वों के आधार पर इन्होंने निर्धारित किया था। और इन्होंने जो फिर से लिखा है ये किसके द्वारा बताया जा रहा है, ये आपको ये फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा ये बताया जा रहा है। अब बांसों का कुछ हिस्सा आगे की ओर, यानी कि आगे और कुछ क्या होता है कि जब आप कोई सामान लाते हैं तो कुछ तरफ ना कुछ तरफ तो निकला ही रहता है। तो वही कहने का मतलब यहाँ पे कि बांसों का कुछ हिस्सा आगे और कुछ की ओर निकला था, यानी कि कुछ पीछे की ओर निकला था। हीरामन की बैलगाड़ी एक बग्घी से टकरा गई और बग्घी की छतरी टूट जाने पर बग्घी हाँकने वाले ने हीरामन को कोड़े से मारा। तो उस समय हीरामन ने दूसरी कसम खाई कि अब कभी भी वह बैल अपनी गाड़ी से बांस नहीं ढोएगा। इसके बाद की घटना है कि फॉरबिसगंज की नौटंकी में नाचने वाली हीराबाई उसकी गाड़ी में सवार हुई और एक अपरिचित संबंध इसके साथ जुड़ गया और इस बार उसने तीसरी कसम खाई कि भाड़ा चाहे कितना भी मिले, ऐसी लदनी फिर नहीं लादूंगा। और यह कहानी गाड़ी वाले हीरामन और नर्तकी हीराबाई के सरल, स्निग्ध एवं सहज संबंधों की है। फॉरबिसगंज में मेला लगता है और हीरामन कई बार फॉरबिसगंज आया, परंतु हीराबाई के कारण राह चलते हुए हीरासन ने किसी दूसरे गाड़ीवान को गलत बता दिया कि वह छतापुर पचीरा जा रहा है और दूसरी बार दूसरे गाड़ीवानों से कह दिया कि वह कुड़मा गांव जा रहा है। हीराबाई हैरान होकर कह उठी कि छतापुर पचीरा कहाँ है, जिस पर हंसते हंसते हीरामन के पेट में बल पड़ गए और हीरामन के तगछिया के पास पहुंचने पर पर्दे वाली गाड़ी को देखकर बच्चे तालियां बजाकर गा उठे, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। यानी हीरामन भी सपनों में दुल्हन को लेकर लौटा है कई बार, और इस बार तगछिया गांव की नहीं किसी दूसरे गांव की स्मृति भी उसकी नस नस में समा रही हैं। कजरी नदी के साथ साथ उसकी सड़क जा रही है और परमान नदी का तो महुआ यानी घटवारिन की लोक कथा के संबंध ही है। हीराबाई को कथा सुनने की रुचि को पूरा करने के लिए हीरामन को लीक यानी छोड़कर, यानी कि जो लीक बताया रहा है ये सड़क बता रहा है, यानी कि लीक जो बताया गया है इसमें सड़क, यानी कि जो सड़क होती है पक्की सड़क होती है उसके बारे में, यानी कि लीक को छोड़कर ननकपुर के रास्ते पर जाना पड़ा। कहानी के अंत में हीराबाई जब हीरामन से विदा लेती है तब हीरामन को बहुत दुख होता है क्योंकि वह उससे अत्यधिक प्रेम करने लगता है। श्री फणीश्वरनाथ रेणु ने तीसरी कसम यानी उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी का गठन सुव्यवस्थित रूप से किया है, जिससे कहानी सशक्त, सुग्राह, प्रभावशाली और रोचक बन पड़ी। लेखक ने कहानी में ऐसे विषय का चयन किया है जो सहज ही पाठक को बांधने में समर्थ हैं। फिर सेकंड नंबर है आपका पात्र और चरित्र चित्रण, यानी कि पात्र का चरित्र चित्रण किस तरीके से हुआ है ये यहाँ पे बताया गया है। इसमें लिखेंगे कि फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी में हीरामन और हीराबाई प्रमुख पात्र हैं। इसके अतिरिक्त धुन्नीराम, पलटदास, लालमोहर गाड़ीवान हैं। हीरामन की भाभी और भाई का भी चरित्र चित्रण इसमें किया गया है। हीरामन गाड़ीवान है और वह पूर्णिया जिले का रहने वाला 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया की किसी और बात पर दिलचस्पी नहीं लेता। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की शादी भी हुई थी, बचपन में ही गौने से पहल की दुल्हनिया मर गई।
हीरामन की अपनी गाड़ी वानी से बहुत लगाव, चाहे सब कुछ छूट जाए लेकिन गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता। और उसे इस बार विचित्र अनुभव हुआ, जो 2 बार पहले चोरी का माल और बाँसों की लदनी लादकर जो प्राण फँसे थे, सो बाल-बाल बचा। अब टप्पर में लाद रहा है और हीराबाई को, और पर्दा डालने पर भी उसे पीठ में गुदगुदी सी लगती है। वह आश्चर्यचकित है कि यह औरत फूल सी महक रही है और उसकी गंवई बातों यानी गाँव गीत, लोक कथाओं आदि में इतनी रुचि लेती है। वह स्वयं उसे मीता भैयन गुरुजी कहते हैं। यानी मीता का मतलब होता है दोस्तों फ्रेंड, दोस्त, मित्र, और भैयन का मतलब आप जानते हैं, और गुरुजी कहती हैं। इतनी सुंदर स्थिति कोई डॉकिन पिशाचिन नहीं हो सकती हैं। डॉकिन का मतलब होता है दोस्तों डायन, या पिशाच का मतलब होता है भूत, नहीं हो सकती। परंतु हीरामन कलेजा धड़कता है, लेकिन जब उसे देख लेता है कि वह अति सुंदर युवा स्त्री है तो हीरामन मन ही मन उससे प्रेम करने लगता है, और हीरामन एक तरफा प्रेम ही कहानी में बांधे रखता है। फिर आता है 3rd नंबर दोस्तों, हेडिंग संवाद योजना अथवा कथोपकथन। तो हमने अभी आपको सेकंड पात्र के बारे में बताया, पात्र, और इसमें 3rd नंबर है संवाद योजना अथवा कथोपकथन। इसमें लिखना होगा दोस्तों आपको कि फणीश्वर नाथ रेणु बहुचर्चित एवं सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं, इसलिए वह स्वाभाविक हो जाता है कि उनकी कहानियाँ में अंचल विशेष की भाषा का प्रयोग संवादों के अंतर्गत किया जाए, जिससे वह ग्राम्यांचल में रहने वाले, अब यहाँ पे ग्राम्यांचल के बारे में बताया। ग्राम्यांचल का मतलब होता है ग्राम, यानी कि ग्रामों के अंचल, ग्राम के अंदर रहने वाले सभी आंचलिक कहानीकार, यानी कि कहानियों से युक्त, यानी जुड़े हुए, आंचलिक कहानियों से, ग्राम के सभी आंचलिक कहानियों से जुड़े हुए। यहाँ पे बताया कि रहने वाले लोगों के जीवन काल को सरलता से समझा जा सके। इस संदर्भ में तीसरी कसम यानी उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी से निम्नलिखित उदाहरण द्रष्टव्य है। भाई इसमें क्या बताया गया उदाहरण कि भैया तुम्हारा नाम क्या है, यानी कि मेरा नाम हीरामन है। तब तो मीता कहूँगी भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है, और इस मर्द और औरत के नाम में फ़र्क होता है। हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है, यानी कि ये उदाहरण है। फिर आता है 4 नंबर देश काल तथा वातावरण, यानी कि वहाँ का देश काल कैसा है, वातावरण कैसा है। इसमें लिखेंगे दोस्तों कि श्री फणीश्वर नाथ रेणु ने उपरोक्त कहानी में बिहार में ग्राम्यांचल के वातावरण का अत्यंत सूक्ष्मता से चित्रण किया है। रेणु जी ने फॉरबिसगंज, चंपानगर तथा खरहिया ग्राम्यांचलों का चित्रांकन किया है, और ग्राम्यांचल में रहने वालों का जीवन कैसा है। गांव में नौटंकी का मेला लगने पर लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। वहाँ के वातावरण में भी एक विचित्र सा परिवर्तन आ जाता है। जहाँ नौटंकी का आयोजन होता है उसके आसपास लोगों की चहल पहल बढ़ जाती है। वहाँ के लोग नौटंकी में नृत्य करने वाले बाई के विषय में भी अनेक प्रकार का उलूल जलूल बातें करने लगते हैं। तीसरी किस्म कहानी देश काल व वातावरण की दृष्टि से विशिष्ट कहानी है। इसमें सामाजिक परिवेश के बीच प्रेम की संवेदना निर्मित की गई है। फिर आता है 5 नंबर भाषा शैली। इसमें आता है आपका दोस्तों कि कहानी विधा के क्षेत्र में श्री फणीश्वर नाथ रेणु एक महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय कथाकार हैं। इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने परंपरागत रूढ़ भाषा में अपनी कहानियों का, यानी कि कहानियों की रचना ना करके अंचल यानी कि विशेष में प्रयुक्त होने वाली भाषा का प्रयोग, यानी आंचलिक भाषा में उन्होंने ये प्रयोग किया है। और यही कारण है कि उनकी कहानियों का विशेष जनजीवन को तो सूक्ष्मता एवं रूपायिता करती हैं, और उसके अतिरिक्त उनकी भाषा यथार्थ के धरातल पर भी अवस्थित है। और यही गुण उनकी तीसरी कसम यानी उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी में भी परिलक्षित होता है। उनकी आंचलिक भाषा सहज एवं स्वाभाविक होने के साथ साथ प्रभावशाली, सशक्त तथा सार्थक भी है। उसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर आपका नामकरण एवं उद्देश्य, ये लास्ट है।
इसमें आता है कि श्री फणीश्वर नाथ रेणु ने तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी का नामकरण उसके कथानक के आधार पर किया है। यानी उसके जो कथानक है, यानी फर्स्ट बार मैंने आपको बताया था उसमें उसमें इन्होंने उसी के आधार पर इन्होंने किया है। कहानी का नायक यानी हीरासन एवं भावुक एवं संवेदनशील व्यक्ति हैं। उसे यह ज्ञात भी नहीं होता है कि वह किन क्षणों में हीराबाई के प्रति इतना अधिक अनुरक्त हो गया, अनुरक्त का मतलब मोह हो गया, नहीं उससे प्रेम हो गया, कि कहानी के अंत में जब हीराबाई उससे विदा लेती हैं तब उसके लिए वह दुख सहन करना कठिन हो जाता है और इसलिए वह तीसरी कसम इस बात की लेता है कि वह अपनी गाड़ी में किसी नौटंकी की बाई को नहीं बिठाएगा। और वस्तुतः कहानीकार ने पढ़े को अत्यंत सूक्ष्म भावनाओं का आलोच्य कहानी में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है, जिससे वे पूर्ण रूप में सफल रहे हैं। तो इन्होंने यानी कि जो हीरामन यानी कि हीरामन था, हीरामन वो अपनी तीनों जो कसम दिया था वो इस तरीके से पूरा किया तीसरी कसम में। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में यहीं तक और अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अगर चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक बिल्कुल मिलता रहे। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।